अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है और देखिए इस मामले में सीएम क्या कर सकते हैं। सोहेल आफरीदी उन्होंने एक ऐसा इकदाम लिया है जो 15 साल में कोई नहीं ले सका, और उन्होंने वो जो एक कानून है जिसके तहत केपी में जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही थी, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था जिस कानून के तहत, वो कानून उन्होंने काबीना में फैसला किया है कि उसके हवाले से जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में वो वापस ले ली जाए, और वो कानून ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हुआ ये था कि 2011 में ये ऑर्डिनेंस लाया गया, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, परवेज़ खटक साहब की, इसको चलाया गया महमूद खान साहब के दौर में। फिर परवेज़ खटक साहब के दौर में या महमूद खान साहब के दौर में जो है वो इसको पूरे सूबे के अंदर जो है वो नाफिज कर दिया गया इस कानून को, जिस कानून के तहत फ़ौज के पास जो है वो बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, और उसमें उनके पास ये भी है कि वो किसी भी घर में जाके छापा मार सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, और बहुत सारे उनके पास जो है वो इख्तियारात हैं। अब इस कानून को उसके बाद ये हुआ कि 2019 में इस कानून को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इस कानून को कलअदम करार दे दिया। पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और केस पेंडिंग रख लिया। उसके बाद से आज तक वो केस नहीं लगा। अब सोहेल आफरीदी साहब ने काबीना के पहले इजलास में, जो उन्होंने तकरीर में ऐलान किया था, उन्होंने पहले इजलास में ये फैसला किया है काबीना ने कि इस कानून को वापस वो अपील वापस ले ली जाए। जब केपी गवर्नमेंट वो अपील वापस लेगी तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इनफील्ड आ जाएगा और वो कानून कलअदम हो जाएगा। लेकिन देखें, क्या उससे मिलिट्री ऑपरेशन रुक जाएगा? उससे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रुकेगा। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? एक है कि केपी गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट की वो इनवाइट कर रही हो फ़ौज को कि आप आएँ और हमारे सूबे में ऑपरेशन करें, इसमें, और वफाक फ़ौज को भेज रहा हो कि जाके केपी में ऑपरेशन करो, इसमें बहुत फ़र्क है। तो उन्होंने, ज़ाहिर है, देखें, सोहेल आफरीदी साहब ने खुद भी ये कहा कि उनके ऊपर जो FIR की गई, उस FIR का मकसद ये था, वो एक फुल टॉस थी, और मकसद ये था कि वो उसके ऊपर उस नो बॉल के ऊपर छक्का मारे और इनको को मौका मिले उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। सोहेल आफरीदी साहब ने उसके ऊपर बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया, और उन्होंने वो चीज़ नहीं की जो ये चाहते थे, और ये इस बात का उन्होंने 3 बार जिक्र भी किया है। देखें, सोहेल आफरीदी आइन और कानून के दायरे में रहकर हर चीज़ कर रहे हैं, हर बात कर रहे हैं। वो इस वक्त देखें, इस वक्त आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को देखें या सोहेल आफरीदी साहब को देखें, तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों को ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है, या जो इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है, ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है। एक आपने बगा साहब फ़र्क देखा होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को यह था कि इमरान खान के लिए आ रही है, कि इमरान खान रिहा ना हो। लेकिन हालांकि उस वक्त मैं सोचता हूँ ये नैरेटिव गलत बना था। उस वक्त भी सबको ये बात करनी चाहिए थी कि इमरान खान के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है और इसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के बाद आप ये देखें कि ये बात तो सब कर रहे हैं कि ये इमरान खान के खौफ में लाई गई है, लेकिन ये बात भी पूरे पाकिस्तान में चौकों पे, चौराहों पे, ढाबों पे और बाज़ारों में, घरों में, हर जगह ये डिस्कशन शुरू हो गया है कि 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान को कमज़ोर कर देगी, पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है। तो ये जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है। देखें, बांग्लादेश, और फिर इससे लोगों को ये रियलाइज़ करवा रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और पीटीआई कि देखें इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान से अदालतें ख़त्म हो गई हैं, अब आप मुझे बताएं कौन सा इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। मैं एक केस का पहले भी हवाला दे चुका हूँ। आप देखें कि 2006 में मोनाल जो है वो शुरू हुआ, 2006 में मोनाल शुरू हुआ, 2022-23 तक चलता रहा मोनाल। लेकिन फिर क्या हुआ? काजी फाइजी साहब आते हैं। काजी फाइजी साहब की इल्ज़ाम ये लगता है कि उनकी बीवी की दोस्त थी वो रायना सईद जो थी वाइल्ड लाइफ वाली, उन्होंने वो पर्सनल हो गई इसके साथ, मोनाल के साथ, और केस ये बनाया गया कि मार्गला हिल नेशनल पार्क में 113 इमारतें हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन हुई है। ये गैर आईनी, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी और इन इमारतों को गिराना होगा। लेकिन सिर्फ एक इमारत के खिलाफ एक्शन होता है और वो है मोनाल। अब मोनाल जो है, अगर तो आप क्लाइमेट चेंज को मुतासिर कर रहा था मोनाल, तो फिर सारी 113 इमारतें कर रही है ना। लीगल हैसियत मोनाल की और इस्लामाबाद क्लब की एक ही है। मोनाल बंद हो जाता है, इस्लामाबाद क्लब बंद नहीं होता। अच्छा, और बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी ताकतवर लोगों की इमारतें उस जोन में, उनकी इमारतें बंद नहीं होती। अब आप मुझे बताएं
2006 میں جب منال پہ انویسٹ کیا تھا اس کے انویسٹر نے, جو بھی ان کے انویسٹر ہیں, 2006 سے لے کے اور 2022-23 تک انہوں نے کروڑوں روپے اس کے اوپر انویسٹ کیے ہوں گے, اربوں روپے انویسٹ کیے ہوں گے, کروڑوں روپے کا ٹیکس دیا ہے, 700 سے زیادہ خاندان اسے روزگار لے رہے تھے, اور وہ موسٹلی ان ایریاز کے تھے وہ جو اوپر پہاڑوں میں گاؤں میں ان کے وہ امپلائز تھے 98%. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک چیف جسٹس پاکستان نے اپنی بیوی کی سہیلی جو الزام لگتا ہے کہ صرف اس کے کہنے کے اوپر یہ ایکشن لیا, تو مجھے بتائیں اب کوئی انویسٹر الو کا پٹھا ہے, اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرے گا کہ کل کو امین الدین خان صاحب کی کوئی بیگم یا کسی اور جج کی بیگم کی کوئی دوست کہتی ہے جی یہ میرا تو اس سے پرسنل ایشو ہے اس بندے کے ساتھ جس نے یہ اربوں روپے انویسٹ کیے ہوئے, اور وہ آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کا جج اس کے خلاف کارروائی کر دے گا, اس کاروبار کو بند کر دے گا, اور حکومت اس لیے اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لے گی کیونکہ حکومت کا اس جج کے ساتھ مفاد ہے کہ یہ جج ہمارے فارم 47 نہ کھول دے, فارم 45 کا نتائج نہ جاری کروا دے, یہ جج جو ہے وہ نہ کروا دے جسے کہتے ہیں کوئی تحقیقات نہ کروا دے, کوئی الیکشن والے دھاندلی نہ, مطلب کیونکہ آپ کا ذاتی مفاد ہے اس جج کے ساتھ اور وہ جج آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کسی اور کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر رہا ہے تو آپ کرنے دیں گے. اب مجھے بتائیں کون سا انویسٹر آئے گا. پھر ایک اور چیز, مجھے ایک بزنس مین ملے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کون انویسٹ کرے گا جب لوگوں کو یہ خوف ہے کہ اگر میں 2 ارب کا پلازا بناتا ہوں اور کوئی گزرتے ہوئے کسی شخص کو وہ پسند آ جاتا ہے, پھر وہ پلازا اس کا 2 ارب کا پلازا, پھر وہ آپ کا نہیں ہے, پھر پرانے کاغذات چینج ہو جائیں گے, اور وہ زمین جو آپ نے بینکنگ چینل سے پیسے دے کر اور لی تھی, اربوں روپے دے کر, کروڑوں روپے دے کر لی تھی, وہ زمین کے ڈاکومنٹس نکل آئیں گے کہ وہ زمین اس بڑے طاقتور شخص کی دادی کی تھی, وہ زمین آپ کی نہیں تھی, آپ نے تو لی کبھی نہیں تھی, وہ تو 25 سال سے جو ہے اس کی دادی کی زمین تھی, اور 25 سال بعد اس کو یاد آیا کہ میری دادی کی زمین تھی, اور پھر وہ جب آپ جائیں گے کروڑوں روپے کا وکیل کر کے آئینی عدالت میں, آئینی عدالت کہے گی کہ اوئے ہوئے تم الو کے پٹھے ہو, یہ تم نے کیا کر دیا ہے, یہ تو اس کی دادی کی خون پسینے کی محنت کی زمین تھی, تم نے کیسے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, وہ آپ کو اندر کر دے گی آئینی عدالت. جب یہ ایک اور ہوگا, اسے ہو کیا رہا ہے, آج آپ نے دیکھا کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کون ایک اور کمپنی پاکستان سے جا رہی ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں, آپ صرف ایک لسٹ بنا لیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کتنی بڑی بڑی کمپنیز, میڈیسن کی کمپنیز, انٹرنیشنل کمپنیز, آئل سیکٹر کی کمپنیز, میڈیسن کی کمپنیز, کارخانے, کتنے لوگ پیسے والے یہاں سے اپنے سب کو جو ہے وہ بیرون ملک لے کر چلے گئے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا تو یہ ہے جناب, یہ ہے جلٹ بلیڈ بنانے والی جو کمپنی ہے, یہ جا رہی ہے جناب, یہ رخصت ہو رہی ہے پاکستان سے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.